स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार इजराइल कैसे इतने सारे फ्रंट पर एक साथ लड़ रहा है और साथ ही इस बात को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंडिया पर इसका क्या फर्क पड़ने वाला है और इंडिया क्यों परेशान है। इंडिया क्यों चाहता है आखिरकार इजराइल और ईरान के बीच में जंग ना हो और थमे। आखिरकार इससे भारत को कितना बड़ा नुकसान होने वाला है, भारत के कितने लोग इस पर्टिकुलर एरिया में फंसे हुए हैं, कितनी पॉपुलेशन भारत के कितने नागरिक हैं जो वहां पर रहते हैं, और साथ ही तेल क्राइसिस, गैस क्राइसिस पे भारत किस तरह निपटने वाला है, इन सभी पे बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं हम लोग। तो क्लास से बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। और हम देखेंगे कि आखिरकार लेबनान, वेस्ट बैंक, गाजा और से इन सभी से जो इजराइल इतनी सारी इंटेंसिफाई कर दिया है उसने फाइटिंग, तो कैसे उनसे निपट पा रहा है, इन सभी को हम देखेंगे। और जैसे आप जानते हैं कि जो है ईरान ने इतनी सारी मिसाइलें, लगभग 180, इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, 180 मिसाइल्स के साथ, लगभग 200 मिसाइल के साथ में वहां पे अटैक कर दिया इजराइल पर। इजराइल ने खैर बहुत ज़्यादा इजराइल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस वजह से अमेरिका सामने आया क्योंकि उसको पता था कि इजराइल अब अटैक जरूर करेगा। और अमेरिका में जो प्रेसिडेंट जो बाइडन है, इन्होंने कहा कि देखो हम जो है डिस्कशन में हैं और हम सोचते हैं कि हाँ जो है मतलब कोई खास नुकसान हुआ नहीं रहा है, तो इसलिए इजराइल को क्या चाहिए, इजराइल को वहाँ पे खासकर जो उनके न्यूक्लियर ठिकाने हैं वहाँ पे, देखो न्यूक्लियर ठिकानों की बात समझिए आप। देखो वहां पर कोई ऐसा वो एटम बम नहीं बना सकता क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन वो जो न्यूक्लियर सामग्री है ये उसको बनाने की उसके यहाँ पे बहुत सारी ऐसी मतलब फैक्ट्रीज हैं जो उनको बना बना के भाई उसके पार्ट्स तो बना सकता है, उसमें जो मटेरियल लगता है उस मटेरियल को तो बना सकता है, तो उन सभी को इस तरह से बनाता है कि कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो उसको असेंबल करने में देर ना लगे। तो भारत मतलब ये कहा गया कि हाँ जो है हम चाहते हैं कि उसी के हिसाब से जवाब दिया जाए, उतने ही प्रोपोर्शन में जवाब दिया जाए, ना कि उसके ऊपर अटैक किया जाए, ऐसा अमेरिका के द्वारा कहा गया। और अमेरिका ने इजराइल से ये भी कहा कि हाँ जो है अगर आप ऐसा करते हैं और उनके न्यूक्लियर ठिकानों पर जो है बमबारी करते हैं तो ऐसा है हम आपका साथ नहीं देंगे। खैर इन सभी को देखते हुए देखा जा रहा है कि अभी तक इजराइल ने ऐसा कुछ किया नहीं है, लेकिन आप इजराइल को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इजराइल जो है अपना बदला लेने में चूकता नहीं, फिर कहने वाला कोई भी हो। जैसे आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के जो एंटोनियो गुटेरेस हैं उनको अपने यहाँ आने पे बैन लगा दिया, ठीक है, और कहा कि उनको देखा जाए, देखते ही तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए। रीजन क्या था कि रीजन ये था, देखो इजराइल का क्या कहना है कि जब इजराइल की तरफ से हमास पे या मतलब ईरान पे हमला किया जाता है तो आकर बहुत ही दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन जब ईरान ने इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया, एक साथ 200 मिसाइल दाग दी, तो उन्होंने एक बार भी ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उन्होंने सिर्फ यही कहा हम चाहते हैं वेस्ट एशिया में शांति बनी रहे, ठीक है, कोई किसी पर हमला न करे। बट उन्होंने डायरेक्ट कुछ नहीं बोला कि हाँ ईरान ने ऐसा कुछ किया है या गलत किया है ईरान ने, और इसी वजह से जो है इजराइल बहुत ज़्यादा नाराज हुआ और उनके ऊपर बैन लगा दी उनकी एंट्री पर। तो अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब यूनाइटेड नेशन के महासचिव पर एंट्री पे बैन लगा सकता है तो और बाकी किसी की नहीं सुन रहा है तो अमेरिका की भी सुनेगा नहीं, ऐसा लगता है। बट देखते हैं। अब देखो इसके बाद में इजराइल ने ईरान पे तो नहीं किया, लेकिन जो बेरूत वाला एरिया है वहां पर बहुत तेजी से अटैक, जो भी हिजबुल्ला के ठिकाने थे उन सभी पे बहुत तेजी से अटैक किया। यहाँ तक कि जो हिजबुल्ला के कमांडर, नए कमांडर जैसे सैफुद्दीन है, उनके ऊपर भी अटैक किया। जो नया टारगेट उनका था आखिरकार वो था क्या, अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ईरान और जो हिजबुल्ला के बीच में संबंध क्या है। देखिए जो हिजबुल्ला के जो बेसिकली हसीम सैफुद्दीन है, जो हिजबुल्ला के ऑफिशियल जो अभी टारगेट किए गए हैं, तो उनकी जो शादी है, आप समझिएगा, मैं हसीम हसीम सैफुद्दीन के बेटे की शादी, जो ईरान के जनरल हैं, तो जनरल की, ईरानियन जनरल की बेटी जैनब सुलेमानी के साथ हुई है। तो अब आप समझिए कि हिजबुल्ला के जो हसीम सैफुद्दीन है उनके बेटे की शादी ईरान के जनरल की बेटी के साथ हुई है। तो अब ऐसे आप समझ सकते हैं कि कितना क्लोज कनेक्शन दोनों में है, हिजबुल्ला और मतलब ईरान के। बेसिकली देखा जाए तो हिजबुल्ला ईरान का फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है। अब देखिए यहाँ पे इजराइल के साथ क्या चैलेंज आ रहा है। देखिए इजराइल वाला जो एरिया, एक तरफ वो गाजा में लड़ रहा है, ठीक है, वेस्ट बैंक वाले एरिया से भी, साथ में साउथ लेबनान से, और साथ में लेबनान का जो बेरूत वाला एरिया है यहाँ से भी। और अभी क्या हुआ है, अभी समझ लीजिए कि उसको ईरान के साथ भी मुकाबला, तो इतने सारे फ्रंट पर इजराइल एक साथ लड़ रहा है। और इजराइल का कहना है कि हाँ ठीक है हम कैपेबल हैं, हम निपटने के लिए। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि फ्रांस को भी उसने बहुत ही बेतुके तरीके से जवाब दिया है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि अगर वो फ्रांस के राष्ट्रपति को, जो इमैनुअल मैक्रोन है, उनको भी इस तरह से जवाब दे सकता है मैक्रो को, तो और यूएन महासचिव को बैन कर सकता है, तो ये जरूरी नहीं कि वो अमेरिका की बात मानेगा, वो आए ना हो ना हो बदला जरूर लेगा। लेकिन अगर ऐसा होता है तो हम इन चीजों को समझेंगे कि आखिरकार इजराइल कैसे उसको रिटेलिएट करेगा, इन सभी पॉइंट्स को, साथ में भारत पर उस पर क्या असर पड़ता है। देखो एक चीज आप समझिएगा कि जो ईरान है
तो ईरान में बेसिकली न्यूक्लियर वीपल प्रोग्राम जो है 2003 तक चलता था। इसके बाद में इसमें बैन कर दिया गया था इसके ऊपर। और अभी अगर बात करें तो ईरान में कुछ ऐसे न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं, एग्जैक्टली मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वीपन्स हैं, बट न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं जहाँ पर जैसे मैंने भी आपसे डिस्कस किया कि उसकी जो सामग्री तो बना ही सकता है। ठीक है, तो ये सब इजराइल ने ऑलरेडी चिन्हित किए हुए हैं कि तेहरान में है, फोर्डो में है, अरक में है। ठीक है, और ये सभी चीज़ें आप देखिए, ठीक है, बुशेर में है। तो इन सभी जो टारगेट हैं, इन सभी को जो है कहा जा रहा है कि इजराइल इनको टारगेट बना सकता है। लेकिन अमेरिका के द्वारा क्या कहा गया है कि अगर इजराइल इनको टारगेट बनाता है तो हम उसका साथ नहीं देंगे, क्योंकि इजराइल को इस पर अटैक नहीं करना चाहिए, बल्कि इजराइल को उसी प्रोपोर्शन में जवाब देना चाहिए जिस प्रोपोर्शन में उसने हमला किया। अरे अमेरिका का कहना कि अगर उसने 200 मिसाइल छोड़ी तुम भी 200 मिसाइल छोड़ दो। ठीक है, खैर ये तो मजाक की बात है, लेकिन मतलब अमेरिका का यही कहना है। तो अब ये टारगेट भी बना सकता है, और साथ में इनको टारगेट बनाने के साथ साथ और भी कुछ चीजें निशाने पे हैं। देखो इन्होंने यही बताया कि हाँ, जो इजराइल को क्या करना चाहिए, इजराइल शुड रिस्पॉन्ड इन प्रोपोर्शन, इजराइल को उसी प्रोपोर्शन में जवाब देना चाहिए ईरान को। तो अब देखो, अब यहाँ पे इजराइल के जो बेसिकली पहले के नेता हैं, ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि इजराइल सिंबॉलिक अटैक कर सकता है। जो इजराइल प्राइम मिनिस्टर हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि इजराइल सिंबॉलिक अटैक कर सकता है, जैसे एक मिलिट्री को टारगेट बना के या मतलब इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को टारगेट बनाकर इजराइल एक सिंबॉलिक अटैक कर सकता है, ऐसा इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, और जैसे यही नहीं, मतलब जो उन्होंने कुछ फैक्ट्रीज के बारे में बात की कि जो न्यूक्लियर सामग्री बनाती हैं, तो उन पे जैसे नटांज है और इन सभी पे वो हमला कर सकता है, ऐसा बताया गया। अब देखो अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक रिफाइनरी, अब ऑयल की बात आती है कि उन्होंने बताया कि कुछ ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर सकता है। कौन कौन सी ऑयल रिफाइनरी हैं जो बेसिकली इजराइल की नजर में है? देखिए, जैसे अबादान ऑयल रिफाइनरी, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यहाँ से होता है ईरान में। इसके अलावा जो खर्ग है, किश है, और साथ में केशम, इन सभी ये सभी जो ऑयल रिफाइनरी हैं, तो इन पर टारगेट है इजराइल का। इजराइल अगर हमला करेगा तो इन पर टारगेट करेगा। अब देखो, जैसे आप समझो कि ईरान की जो इकोनॉमी चलती है वो किससे रन होती है? ज्यादातर ऑयल से। तो अगर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट कर देता है तो ईरान की कमर वैसी ही टूट जाएगी। और इस वजह से, और ईरान इस चीज को जानता है कि इजराइल अगर टारगेट करेगा तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उस पर, और साथ में हमारी रिफाइनरी पर टारगेट करेगा। और इसी वजह से अभी मैं एक आपको सैटेलाइट इमेज दिखाऊंगा जिसमें ईरान क्या कर रहा है। ईरान धीरे धीरे जो है अपने वहां के जो तेल के टैंकर्स हैं उन सभी को एक्चुअल में इन सभी रिफाइनरी से हटा रहा है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं, जो मैंने आपसे इस की बात की है, जो अबादान, ठीक है, अबादान ऑयल रिफाइनरी लगभग में अगर देखें तो कंट्री का 90% ग्लोबल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट को जो हैंडल करती है। तो अगर उस पर टारगेट होता है तो आप समझिए कि ईरान की पूरी तरह से कमर टूट जाएगी। और साथ में अब देखो, ये जैसे अबादान रिफाइनरी है या खर्ग है या किश है या केशम है, इन सभी रिफाइनरी पे अगर अटैक हो जाता है, इसमें से अगर मेन रिफाइनरी जो आपकी मैंने अबादान अगर इस पे भी अटैक हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि हाँ, ईरान की कमर टूट गई। अब देखो, वेस्ट इंडिया जो वॉर है, तो जब से ये स्टार्ट हुआ है, सिर्फ इससे कि अगर मान लेते हैं ये ऑयल रिफाइनरी पे इजराइल अटैक कर देता है तो बहुत ज्यादा ऑयल क्राइसिस हो जाएंगी। और इन सभी को देखते हुए आप देखिए भारत पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा है वेस्ट इंडिया वॉर की वजह से। मतलब जो ऑयल के प्राइसेस तो ही है, बट स्टॉक पूरी तरह से, जो स्टॉक मार्केट है पूरी तरह से गिरती जा रही है। आप देखोगे तो पिछले 5, जब से मतलब बेसिकली ईरान ने इजराइल पे अटैक किया है, उस दिन से स्टॉक मार्केट लगातार गिर रही है। ठीक है, और खासकर जो ऑयल बेस्ड, वो तो उनका तो पता नहीं, बहुत तेजी से धड़ाम से गिरते जा रहे हैं। अब अगर देखो मैं इम्पैक्ट क्या पड़ेगा वेस्ट एशिया पर, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर वेस्ट एशिया में इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट रहता है तो देख, अगर मैं बात करूं जो मिसाइल अटैक है, जो मिसाइल अटैक है, मिसाइल अटैक के पहले जो $71 पर बैरल तेल था, वो क्या हुआ है, $76 पर बैरल हो गया। अब आप बताइए, देखिए सिर्फ मिसाइल अटैक से, जब ईरान ने किया है, कितना ज्यादा प्राइस पे असर पड़ा है। $76 पर बैरल, मतलब लगभग $5 पर बैरल का रेट बढ़ गया है। अब ऐसे में इसका असर ऑब्वियस सी बात है भारत पे भी पड़ेगा, अन्य देशों पे भी पड़ेगा। और यहीं तक ही नहीं, ये कहा गया है, देखो, अटैक ऑन ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर वुड इंक्रीज प्राइसेस बाई $13 अ बैरल। जो अभी तक $5 अ बैरल तक जो है प्राइसेस बढ़े हैं, अगर इजराइल ईरान पर अटैक करता है, ईरानियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे अटैक करता है, तो इसके प्राइस $13 बैरल तक पहुंच सकते हैं। और अगर हारमुज के आसपास में, जहां पर मैंने वो आपको बताया कि जैसे अबादान और अन्य जो है फैक्ट्रीज हैं, रिफाइनरीज हैं, अगर हारमुज के आसपास वो अटैक कर देता है, उस केस में $28 पर बैरल तक जो है रेट इंक्रीज हो सकता है। ऐसे में आप समझिए कि पूरी दुनिया में क्राइसिस बढ़ेगी,
इन्फ्लेशन बढ़ेगा। भारत पर भी इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि भारत यहाँ से, अभी मैं आपसे बात करूंगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखो भारत की अगर मैं बात करूं तो लगभग में ये एक डेटा है, आप इस डेटा को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि अगर $10 का पर बैरल जो है इंक्रीजमेंट होता है रेट में, तो ऐसे में क्या होता है, जो भारत की इन्फ्लेशन है वो लगभग में 0.3% बढ़ जाती है। मतलब अगर $10 पर बैरल इंक्रीज हुआ तो भारत में इन्फ्लेशन 0.3% बढ़ गई। तो भारत की इन्फ्लेशन पे भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, लगभग, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जीडीपी का लगभग 43 बेसिस पॉइंट तक जो है बढ़ जाता है, ठीक। अब इसके अलावा भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ेगा, और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ गया है, इवन बढ़ा है भारत का $12.5 बिलियन। अब एक चीज समझिएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों बढ़ेगा? भाई करंट अकाउंट से ही इंडिया व्यापार करता है, तो ऐसे में जब आप समझिए, डॉलर से ही समझ लेते हैं। अब जैसे करंट अकाउंट में जो भी पैसा है, जो भी डॉलर है, अब उससे क्या करता है, जब तेल उसको परचेज करना होगा, तो अगर वहां पे पर बैरल कॉस्ट महंगी होगी तो उसको ज्यादा पैसा देना पड़ रहा है। भाई इंपोर्ट कर रहा है ऑयल को, तो इंपोर्ट कर रहा है तो अपने यहाँ से पैसा देना पड़ रहा है उसको, तो ऐसे में जो है उसका घाटा बढ़ता है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो अभी उसको 71 पर बैरल में मिल जा रहा था, अब उसको 76 पर बैरल में मिल रहा है, आगे हो सकता है कि यहाँ जो है 80 पर बैरल में मिले। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर भी नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ेगा, भारत में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगार रोजगार पे भी असर इसका पड़ेगा। आइए देखिए, अब इजराइल वर्सेस ईरान, व्हाट विल इंडिया डू, आखिरकार भारत करेगा क्या, इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो बेसिकली भारत कंसर्न है ये जो एस्केलेशन हुई दोनों के बीच में, और इवन मतलब भारत जो अपने डायस्पोरा को लेकर है उनको लेकर भी कंसर्न है। तो अब सवाल ये उठता है, कैन न्यू दिल्ली प्ले अ पीस मेकर, क्या भारत इन दोनों देशों के बीच में पीस मेकर का रोल करेगा? जैसे आपने देखा होगा कि यूक्रेन और रशिया के बीच भी भारत ने एक एफर्ट किया, तो क्या भारत इनके बीच में भी कुछ ऐसा पीस मेकर बन के सामने आएगा? क्योंकि भारत का ही इसमें फायदा है, जैसा कि आपसे अभी मैं भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर का ईरान में डिस्कस करूंगा, तो आखिरकार इंडिया का बेस्ट एशियन डिलेमा क्या है हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ इंडिया की, तो इंडिया में जो ऑयल इंपोर्ट्स है, लगभग में 45.8% ऑयल इंपोर्ट कहाँ से? वेस्ट एशिया से। मतलब समझने की कोशिश कीजिए, जितना भारत में ऑयल इंपोर्ट है उसमें लगभग 45.8% सिर्फ वेस्ट एशिया से है। और अगर गैस की बात करता हूं तो गैस का जो इंपोर्ट है उसमें 70% वेस्ट एशिया से है। तो अगर वेस्ट एशिया में इस तरह के एस्केलेशन होते हैं तो भारत पर इसका बहुत ही ज्यादा नकारात्मक असर पड़ने वाला है, इस चीज को आप समझिएगा। और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं तो डायस्पोरा की, तो आप समझिएगा इंडिया का के लगभग 3,000 लोग इंडियंस कहाँ रह रहे हैं? लेबनान में। 10,000 कहाँ रह रहे हैं? ईरान में। और साथ में 30,000 के आसपास रह रहे हैं इंडियंस इजराइल में। अगर मैं टोटल की बात करूं तो लगभग में 9 मिलियन लोग जो है वेस्ट एशिया में रह रहे हैं। तो ऐसे में भारत के लिए अगर वेस्ट एशिया में इस तरह के क्राइसिस और ज़्यादा बढ़ते हैं तो भारत के लिए चैलेंज होगा कि इन सबको भी वहाँ से इवैक्यूएट करना, और साथ में अपने यहाँ बढ़ती हुई इन्फ्लेशन से निपटना। और इसके अलावा आप समझिएगा, अगर ये डायस्पोरा जो बाहर है ये इसको इवैक्यूएट करके भारत लाया जाता है, तो ऐसे में भारत में जो बेसिकली इनकम आती है बाहर से वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। ऐसे में भारत का डेफिसिट और ज़्यादा बढ़ेगा। इसके अलावा जो भारत की अभी चाबहार पोर्ट डील हुई थी, जिसको भारत पूरी तरह से मैनेज कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, और ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट एशिया में भारत के व्यापार के लिए, और साथ में यूरोप में भारत के व्यापार के लिए, रशिया तक भारत के व्यापार के लिए, उस पर भी कहीं ना कहीं संकट आ जाएगा। ठीक है, ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो भारत ने खड़ा किया है वो कहीं ना कहीं भारत का नुकसान होगा, और बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि जब युद्ध होता है तो ऐसी चीजें सामने आती हैं। अब देखिए, अब दूसरा एक नुकसान जो अभी भारत मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर जो अनाउंस हुआ था इस बार G20 में जो बन रहा है, इस पे भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये क्या हो रहा है, इंडिया से यूएई और जो है सऊदी अरबिया होते हुए इजराइल फिर यूरोप को कनेक्ट कर रहा है। तो अगर इजराइल के साथ ये पूरा वेस्ट एशिया अगर मान लेते हैं युद्ध में जूझ जाता है, जैसे यमन पे भी भारत ने अभी सॉरी इजराइल ने आक्रमण किया, आपने देखा हूती पोर्ट पे आक्रमण किया जो हूतियों के द्वारा मैनेज किया जाता था। तो इस तरह से इस पे भी कहीं ना कहीं ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर जिसको भारत एक पॉजिटिव और खासकर जो चीन का एक विकल्प के जो बीआरआई है उसके विकल्प के रूप में देखता है, तो ऐसे में भारत पे बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। तो भारत कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ जो है, भारत हमेशा चाहेगा कि इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध ना हो। अगर युद्ध होता है तो भारत पर नो डाउट
बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक असर पड़ने वाला है। लेकिन ईरान की अगर मैं बात करूँ तो ईरान पीछे हट नहीं रहा है, ईरान भी अपनी हरकतों से बाज भी नहीं आ रहा है। ईरान में अभी प्रेयर एक बुलाई गई, उस प्रेयर में जो है मीटिंग की गई, जिसको वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला खामनेई, उन्होंने जो है फ्राइडे को और अनाउंस किया और एड्रेस किया पूरी प्रेयर को। और एड्रेस करते हुए उन्होंने क्या कहा, ईरान वुड नॉट बैक डाउन, ईरान पीछे नहीं हटेगा, ठीक है, ईरान पीछे नहीं हटेगा और जरूरत पड़ने पर उस पर हमला हमला भी करेगा, और साथ ही जो इस्केलेशन है इससे पूरी तरह से निपटेगा। तेहरान के ऑप्शन के बारे में एक चीज आपको आप जरूर बता रहे हैं, यहाँ देखिए सैटेलाइट इमेज, इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, ईरान भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है कि हाँ जो है इजराइल छोड़ेगा नहीं, इजराइल जो है अटैक करेगा। इसी वजह से सैटेलाइट इमेजेस हैं, आप देखिए सैटेलाइट इमेजेस में जो यहाँ पे, ठीक है, ये देखिए ये सारी चीजें आपको मूव होते दिख रही हैं कि जो इनके ऑयल के टैंकर हैं, ठीक है, ऑयल के टैंकर देखो 25 सितंबर की देखिए, और इसके बाद में यहाँ 3 देखिए, यहाँ पे एक भी आपको नहीं दिखेंगे, सारे मूव हो गए हैं। यहाँ से ऑयल के टैंकर सारे जो है हटा दिए गए हैं, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ अटैक हो सकता है, इसीलिए उसने अपने वहाँ से ऑयल के टैंकर भी हटा दिए हैं। तो चलिए धन्यवाद, आप सभी बताइए ये क्लास कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ में मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। धन्यवाद।